हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, करंट अफेयर की सेशन डेली सुबह में 7 AM पे आपको मिल जाती है। चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन हो, बट सेशन आपको ज़रूर से मिलती है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सभी बच्चों से कि रेगुलर आप करंट अफेयर के नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज 2 अप्रैल की करंट अफेयर को देखते हैं कि 2 अप्रैल की करंट अफेयर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे बच्चे कोई एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर रेलवे का एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हैं जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, या फिर एसएससी के जो आपके मई में जून में पेपर होने वाले हैं जितने सारे, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कॉन्टेंट रेलिवेंट है। ठीक है, और उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे रात में 10 बजे वेट करते हैं कि सर रात में 10 बजे की सेशन आपकी नहीं हो रही है, तो बच्चों एक बात, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ना, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी जो एरियाज़ है उधर इशू हमारी तरफ बनी हुई है, जिसकी वजह से नाइट की क्लासेस लेना इम्पॉसिबल हो जा रही है। बट फिर भी मैं उसमें से टाइम निकाल के मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग की क्लास आपको किसी भी तरह से दिक्कतें ना हो। तो जब समय हमें मिलता है, जिस टाइम लाइट वगैरह रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ दिन की दिक्कत है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और क्लासेस आपकी नाइट में जो 10 PM वाली है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 2 अप्रैल की करंट अफेयर कौन कौन सी है जो हमारे एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना लेट किए क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि सेशन को सभी बच्चे लाइक एंड शेयर जरूर से कर देंगे। और उन बच्चों से उम्मीद बहुत है जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें क्या करना है, स्टैटिक जीके को बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ना है। तो जो बच्चा चाहता है कि स्टैटिक जीके को सर हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी, चैप्टर्स का मतलब जो हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखे हैं कि ये चीज़ें हमें आपको पढ़ानी है, वो सभी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हमने ऑलरेडी आपको एक फ्री क्लास लेके सब कुछ बता दिया है कि ये स्टैटिक जीके का जो कोर्स है आपको रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर जो आपका लर्निंग ऐप है, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आप जाके उस कोर्स को परचेस कर लीजिए। यकीन मानिए ये जो कोर्स है वो आपके लिए बड़े लाभदायक होने वाली है। ऑलरेडी मैंने इसका एक टेम्पल का डेमो दे रखा था, बाकी क्लासेस आपको पेड क्लास में 100% मिल जाएंगी। और अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 500 बच्चों को ये जो है ना केवल और केवल 999 है ना। लेकिन अच्छा, आप ये भी सोचते होगे सर ये प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आए थे कि सर प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो होता है कि हम आपको MCQs करा के दे दें, है ना, तो वो कोर्स की प्राइस 199 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये बहुत अच्छा है ना। और एक तो होता है कि भाई हम आपको प्रिंटेबल नोट्स ना दें, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को हम PDF में कन्वर्ट करके हम आपको दे दें, है ना। तो अब ये जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ये भी हम भी किसी से बनवाते हैं, कंटेंट राइटर के थ्रू बनता है, तो उनको भी हमें कॉस्ट देना होता है। तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। प्लस हम आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं मैप पे पढ़ा रहे हैं। और आपने देखा भी है 90+ टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। ये आपका आज का इन्वेस्टमेंट है, ये जो है आपका आज का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आने वाले जो 6 महीने साल भर बाद एग्ज़ाम है ना, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, मेरी बात समझिएगा। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये मत देखो कि मार्केट में सर इतने सस्ते मिल रहे हैं, आप इतने महंगे दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट एक बार आप देखना, फिर आप कहोगे कि नहीं सर हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है अच्छी जगह किया है। बस मेरा ये कहना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ जाइए। अच्छा, ये क्लास स्टार्ट कब होगी? 3 अप्रैल से, मतलब मंडे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज संडे है, कल मंडे है, तो कल से ये क्लास शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा 6 PM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन क्लास है, जरूर से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो क्या है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा आज का न्यूज़ है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट करा है, मतलब कि अप्रूव्ड कर दिया है $363 मिलियन लोन टू कर्नाटका फॉर द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। मतलब कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कर्नाटका गवर्नमेंट को $363 मिलियन का लोन अप्रूव्ड किया गया है कि कर्नाटका सरकार अपने राज्य में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पीने योग्य पानी लोगों को तक क्या करे, पहुंचा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए कर्नाटका सरकार को 363 मिलियन का ऋण क्या है दिया है, ग्रांट कर दिया, अप्रूव्ड कर दिया है। मतलब 363, याद रखिएगा ये अमाउंट बहुत बड़ा एग्जाम में आता है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कर्नाटका सरकार को या कर्नाटका गवर्नमेंट को कितने रुपए का लोन ग्रांट किया गया है या अप्रूव्ड किया गया है। तो कितना गया है, 363 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव्ड किया गया है। किस लिए किया गया है, तो क्या है, किसके लिए किया गया है, तो वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने योग्य स्वच्छ पानी पीने योग्य के लिए सप्लाई के लिए कर्नाटका में, उसके लिए क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 363 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव्ड किया गया। अगेन हमने आपको पहले भी कहा है, अगेन हम आपसे कह रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अब दो तरह से पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य को क्या दिया, लोन दिया। अब ये पूछता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ये है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका सरकार को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना अमाउंट अप्रूव्ड किया है एज अ लोन के तौर पर। तो अमाउंट की वैल्यू पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू पूछी जाती है। तो याद रखिए कितना है, 363 मिलियन डॉलर क्या किया गया, अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है, पर्पस अगेन क्या है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए, साफ सुथरा पानी पीने योग्य हो, सबके पास पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 363 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव्ड किया है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नाउ इसमें एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक हैज ग्रांटेड अ लोन, कितना है, 363 मिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है, टू स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देगा कि 363 मिलियन डॉलर फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किसको अप्रूव्ड किया है लोन, किस राज्य को किया हुआ है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो कर्नाटका। क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, विच विल हेल्प टू प्रोवाइड अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। मतलब यहां पे कह रहा है कितना, 2 मिलियन ग्रामीण जो घर वहां पे हैं परिवारों के लिए स्वच्छ जेल उपलब्ध, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने इतना ग्रांट किया हुआ है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, वही जो मैंने आपको बताया है, टू स्टेबलाइज अ पाइप वाटर कनेक्शन इन हाउस होल्ड थ्रू आउट द स्टेट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर क्या है, मीटर। मतलब यहां पे यह भी कहा जा रहा है कि पेयजल वितरण नेटवर्क के निर्माण और पानी के मीटरों की स्थापना सहित पूरे राज्य और घरों में पाइप के पानी के कनेक्शन स्थापित करना है। मतलब उसमें जो पानी की कनेक्शन उस राज्यों में पहुंचेगा, मतलब कि जो वहां के परिवार है, कर्नाटका के लोग रहते हैं, उनके घरों तक जो पानी का कनेक्शन बनेगा, टैप कनेक्शन पहुंचेगा, उसमें मीटर वगैरह भी लगेगा और पूरे पानी का कनेक्शन तक उनके घर तक पहुंचेगा। ये सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बेसिकली ये चाहते हैं। Additionally, the program will seek to demonstrate 24/7 water supply service in the list 5,500 ग्राम पंचायत। मतलब यहां पे कह रहा है कि एक्स्ट्रा, एडिशनली का मतलब और भी क्या अतिरिक्त जो इसमें सोचा गया है कि क्या इनको सुविधाएं दे कर्नाटका राज्य के द्वारा, वो ये है कि 500 ग्राम पंचायत में 24 घंटे क्या है, जल आपूर्ति सेवा उनका प्रयास होगा देने का। ठीक है, कितना, मिनिमम 500 तो ये शुरू में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी बेनिफिट अराउंड 10 मिलियन पीपल। कर्नाटका राज्य के लगभग 10 मिलियन पीपल को इसका बेनिफिट मिलेगा अक्रॉस 31 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। मतलब कर्नाटका राज्य में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सारे जिले हैं, 31 जिले हैं। 31 जिले के लगभग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटका का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटका के अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है बासुराज बोम्मई। ठीक है, ये क्या है, इनके स्टैटिक्स पार्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कहानी क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नेपाली नोवेल, उपन्यास है नेपाली जिसका नाम है फुलंगे। क्या है, अभी चर्चा में देखा गया है, रिलीज ऑन 17 अप्रैल। मतलब फुलंगे एक नोवेल्स है, एक उपन्यास है,
जो कि 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेपाली उपन्यास फुलंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉवेल्स के ऊपर। फुलंगे का अंग्रेजी अनुवाद 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये जो बुक्स है, इस नॉवेल्स है, इसमें है क्या। यह पुस्तक दार्जिलिंग स्थित लेखक लेखनाथ छेत्री, ऑथर का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखनाथ छेत्री द्वारा लिखी गई और एक अलग राज्य के लिए असफल गोरखा आंदोलन पर केंद्रित है। अब गोरखा आंदोलन अगर आप पूछो तो आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली मोदी जी भी थे, अभी कुछ सालों पहले ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था गोरखा आंदोलन। ये आज का आंदोलन नहीं है, ये बहुत पुराना आंदोलन है ना, ये आज का आंदोलन नहीं है, 70-80 की बात है, ये आज की नहीं है। जब आपको पता है कि जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, जैसे ये वेस्ट बंगाल अगर इधर है और बांग्लादेश उधर है, और ऊपर चले आप चले जाओगे तो वहाँ पे सिक्किम दिखाई देगा, सिक्किम के नीचे दार्जिलिंग दिखाई देगा और बगल में नेपाल दिखाई देगा। तो नेपाल जब आज़ाद नहीं हुआ था तब क्या था, वो किंगडम था ऑफ नेपाल। तो नेपाल में ही ये गोरखा लोग थे, है ना। अब ये लोग ये चाहते थे कि जो दार्जिलिंग वाला पार्ट है वो डिस्प्यूट था, मतलब बॉर्डर को लेकर कि ये हमारा हिस्सा बन जाए, और कहीं ना कहीं दार्जिलिंग जो था ऊपर सिक्किम में ही लाई करता था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ये बहुत बड़ी कहानी है। अब आप सोचो कि हम 10 मिनट में समझाते तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो हम आपको बता दें कि इसमें जो कहानी लिखा गया वो क्या लिखा गया है, किसके ऊपर लिखा गया है। तो ये लिखा है दार्जिलिंग स्थित लेखक लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और एक अलग राज्य के लिए, एक अलग राज्य किसको, दार्जिलिंग को बनाने के लिए ये डिस्प्यूट चला था। कब, लगभग 1780 के एंड में। उस टाइम कहानी ये हुआ, 1780 के समथिंग की बात कहानी बता रहे हैं। और 1780 में क्या हुआ कि ये सब कहानियाँ तो चल रही थी, भारत में भी कहानियाँ चली थी, ब्रिटिश इंडिया में आना स्टार्ट कर चुके थे, मतलब आना तो पहले से ही स्टार्ट था, लेकिन ब्रिटिश ने ये देखा कि किंगडम ऑफ नेपाल और भारत के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है बॉर्डर को, तो उसने इसका फ़ायदा उठाने की एक कोशिश करी कि भाई अगर हम दार्जिलिंग वाले हिस्से को क्या करें, कब्जा कर ले, तो वहाँ पे स्पीसीज मसाले वगैरह का हम एक बड़ा बाज़ार बना सकते हैं, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, चाय पत्ती वगैरह, टी वगैरह का प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम क्या किया, नेपाल, मतलब जो आज आप सुनते हो गोरखा आंदोलन, उसमें ब्रिटिश, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ। इसको हम लोग और भी अलग नाम से जानते हैं, एंग्लो गोरखा वॉर के नाम से भी जानते हैं, नेपालीज वॉर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 1814 से लेकर 1816, 1814 से लेकर 1816 तक ये चला था। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जो गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल्स थे, नेपालीज जो वॉर हुआ था, एंग्लो और ये नेपालीज वॉर, उसमें इनको काफ़ी नुकसान हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इस वॉर को जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका हुआ था सर, नेपालीज का हुआ था। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, छोटा नहीं है। उसी को लेके कुछ साल, 5 साल पहले भी देखा था, काफ़ी बवाल उठा था, बीच बीच में होता रहता है लेके, तो आप वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल इसमें जो लिखा गया है इसी के बारे में पूरी कहानियाँ लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें वही चीज़ लिखा है कि उपन्यास के मूल नेपाली संस्करण को मदन पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो 2021 में नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। नेपाल का सबसे प्रतिष्ठित जो साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, मदन पुरस्कार को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, के लिए चुना गया था 2021 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये जो फुलंगे है वो है क्या, यह उपन्यास 1980 के दशक में अंत में, 1980 के अंत में दार्जिलिंग में प्रतिदिन राजनीतिक दलों के साथ साथ राज्य सुरक्षा बलों के बीच का संघर्ष दिखाया गया है, उसी चीज़ को लेके इसमें लिखा गया है, ठीक है। यह किताब विशेष रूप से दार्जिलिंग और कलिंपो के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भारतीय गोरखाओं की कहानी है। वही जो हमने आपको बताया है वही कहानी इस बुक्स में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने शेख मंसूर को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूएई के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, शेख कौन है भाई, मोहम्मद बिन जायद अल नहान, मतलब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपने भाई
मंसूर बिन जायद अल नहान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यूएई के किसको अपॉइंट किया गया है, तो कौन है? तो आपको ध्यान रखना मंसूर बिन जायद अल नहान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति का समर्थन यूएई फेडरल सुप्रीम काउंसिल के द्वारा किया गया है। 1970 में अबू धाबी में पैदा हुए शेख मंसूर राज्य अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। 1993 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से स्नातक की डिग्री हासिल किया हुआ इन्होंने, और इसके पहले भी राष्ट्रपति न्यायालय में एज अ मंत्री के तौर पे इन्होंने काम भी किया हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूएई के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, मंसूर बिन जायद अल नहान को बनाया गया है, जो कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के भाई हैं। और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान कौन है? इस टाइम यूएई के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, तीसरा न्यूज़ हमारा है, टाटा पावर ने सीईओ और एमडी है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में प्रवीर सिन्हा को है ना नियुक्त किया, फिर से मंजूरी दे दी है। मतलब प्रवीर सिन्हा थे और उन्हीं को आगे बढ़ा दिया गया प्रवीर सिन्हा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिज रीअपॉइंट का मतलब ये ऑलरेडी हैं, उनको फिर से री कर दिया गया, अपॉइंटमेंट कर दिया गया टू द टॉप पोस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, फ्रॉम 1 मई 2023, 1 मई 2023 से लेके कब 30 अप्रैल 2027 तक फिर से इनको टाटा ग्रुप का, टाटा पावर का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने सालों के लिए? 4। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। कब से? 1 मई से 2023 से लेके 30 अप्रैल 2027 तक इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, इसी को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, टाटा पावर मुंबई महाराष्ट्र स्थित एक भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है। ध्यान रखिएगा, टाटा पावर 1100 सर्किट किलोमीटर से अधिक फैलो ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी संचालन करती है। मुंबई, दिल्ली, अजमेर और अन्य शहरों में 2.6 मिलियन से अधिक ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति टाटा पावर क्या करती है? प्रोवाइड कराती है। टाटा पावर क्या करती है? प्रोवाइड कराती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। स्वच्छता उत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य किया गया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वच्छता उत्सव जो मनाया जा रहा है कब से कब तक की कहानी है, क्या क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। अक्टूबर 2024 तक क्या है ये मनाया जाएगा, जिसमें 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया गया है, रखा गया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 के दौरान श्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा किया है कि अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट जो डे मनाया जाता है वो 30 मार्च 2023 को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को रिमेंबर करके रहिएगा। स्वच्छता उत्सव भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। गवर्नमेंट इसने क्या कर रही है? ऑर्गेनाइज करी हुई है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा। इसका जो मेन गोल है वो ये है कि 1000 सिटी को 3 स्टार गार्बेज फ्री बाय अक्टूबर 2024। इसका जो लक्ष्य है स्वच्छता उत्सव का ये है कि अक्टूबर 2024 तक क्या करेंगे कि 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना और स्वच्छ और स्वच्छता भारत क्या है? बनाना है या मुक्त बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। आगे आते हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। किसने बनाया है? ध्यान रखिएगा, स्टार स्पोर्ट्स, आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो, टीवी में मैच वगैरह देखते होगे, है ना, तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है रणवीर सिंह को बनाया है। ये क्या है? फिल्म एक्टर है, सभी लोग जानते हैं इनको, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, ध्यान रखिएगा, को अपना ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है? नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, मेन तो आपका यही है। ये अमर उजाला न्यूज़ में भी आपके सामने दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे आइएगा। एलन मस्क बने ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो
किए जाने वाले यूज़र। अब क्यों नहीं बनेंगे भैया, जब एलन मस्क ने ऑलरेडी ट्विटर को खरीद रखा है, उनके मालिक भी बन गए हैं, तो फॉलोअर तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, है ना। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि एलन मस्क has achieved the highest number of followers on the platform, exceeding from US President Barack Obama who held the record since 2022। मतलब कह रहा है कि ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पीछे छोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल किए हैं, जिन्होंने 2020 से रिकॉर्ड कायम किया था। मतलब 2020 से लेके अभी तक 2023 तक में बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, वो सबसे ज़्यादा फॉलोअर के संग ट्विटर पे सबसे ऊपर थे। लेकिन अब उनके जो फॉलोअर्स थे वो लॉस होते गए, धीरे धीरे नीचे गिरते गए, और उनके बाद एलन मस्क क्या है, ये ऊपर चले गए। जब से ये ट्विटर के मालिक बने हैं, ऑनरशिप इनको मिला हुआ है, इन्होंने कंपनी खरीद ली है, तब से इनके जो फॉलोअर्स है डेली 1-1 लाख करके बढ़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, और उतने ही तेज़ से क्या कर रहे, गिर रहे हैं बाकी अनदर के जो बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के बराक ओबामा, उनके भी फॉलोअर्स डाउन होते गए हैं। एलन मस्क सीईओ ऑफ ट्विटर हैं, सभी लोग इनको जानते हैं। नेक्स्ट आइएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ट्विटर के लगभग 450 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं फिलहाल। अभी ध्यान रखिएगा, एलन मस्क 133 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। अब सोचो 450 मिलियन क्या है, मंथली एक्टिव यूजर्स है, जिसमें से 133 मिलियन तो केवल और केवल एलन मस्क के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म के कुल उपयोगकर्ता के जो यूजर एक्टिव यूजर हैं, उनके 30% अकेले एलन मस्क के फॉलोअर्स हैं, है ना। तो बहुत बड़ा डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है बराक ओबामा हैज़ लॉस्ट कितना, 2,67,585 फॉलोअर्स। मतलब बराक ओबामा के जो फॉलोअर्स थे 2 लाख के ऊपर 2.5 लाख के समथिंग फॉलोअर्स कम हो गए। वैसे ही सेम जस्टिस बीबर, सभी लोग जानते हैं, सिंगर हैं, इनके भी 1,18,950 फॉलोअर्स क्या है, डाउन हो गए। ध्यान रखिएगा, एलन मस्क हैज़ गेन्ड, एलन मस्क ने क्या किया, गेन किया, फॉलोअर्स उनके बढ़ गए कितने, मोर देन 3 मिलियन फॉलोअर्स, 3 लाख। ठीक है, 3 मिलियन है तो बहुत बड़ा हो गया ना, 30 लाख हो गया। विद इन एन एवरेज ऑफ ओवर 1 लाख न्यू फॉलोअर पर डे। मतलब ये कह रहा है कि भैया 30 लाख फॉलोअर इनके बढ़ गए, 3 मिलियन का मतलब 30 लाख फॉलोअर बढ़ गए, और पर डे के हिसाब से अगर एवरेज देखे तो 1 लाख फॉलोअर न्यू इनको मिलते गए। और इस टाइम दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं किस पे, ट्विटर पे। ध्यान रखिएगा, जयपुर को मिला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगर हम बातें करें कि पूरे क्रिकेट स्टेडियम की, तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है, तो सबको पता है मोदी स्टेडियम, है ना। कहाँ पे है, गुजरात में, अहमदाबाद में। सेकंड नंबर पे कौन है, मेलबर्न, सबको पता है ये भी, है ना, कहाँ पे है, मेलबर्न। और थर्ड नंबर पे जो आएगा वो कौन आ जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, ये भारत का है, ध्यान रखिएगा। और थर्ड नंबर पे भी हम इसी को कंसीडर करेंगे, उसका चौथे नंबर पे ईडन गार्डन आता है। लेकिन हम भारत की बातें कर ले तो भारत में भी सबसे बड़ा जो स्टेडियम होगा वो मोदी स्टेडियम होगा, सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से। और उसका दूसरा जो सबसे बड़ा होगा स्टेडियम वो कौन होगा, जयपुर को मिला है। तीसरा जो होगा वो ईडन गार्डन भारत में होगा। वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के चोनप, कहाँ पे, जयपुर के चोनप गांव में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा, भारत का। स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो नाम है अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टेडियम 100 एकड़ लगभग इतना 4 लाख के समथिंग वर्ग मीटर में फैला होगा। यहाँ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से आसानी से आप पहुँच सकते हैं। अनिल कुमार अग्रवाल कौन है, ध्यान रखिएगा, अनिल कुमार अग्रवाल जो है ना वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान मूल के और फिलहाल लंदन से कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने कबाड़ के धंधे, कबाड़ वगैरह होता है ना, कूड़ा वगैरह, उसकी धंधे की शुरुआत करी थी, छोटा व्यापार शुरू करके माइन और मेटल, ठीक है, कि सबसे बड़े कारोबारी बनने तक का सफ़र तय किया है। इनकी कंपनी भारत में जस्ते, जिंक वगैरह, तांबे व एल्युमिनियम के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में क्या करती है, काम करती है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जयपुर में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है भारत का। पहला कौन सा है? अहमदाबाद मोदी स्टेडियम। दूसरा जयपुर में आपको पता चल गया कौन सा है? अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम। हीरो मोटोकॉर्प क्या है? हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसने किया हुआ? निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प का क्या किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उम्मीद करते हैं चीज़ें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरी कोशिश होती है कम बातें करके मैक्सिमम कंटेंट बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ी से चल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम मेन चीज़ों को फैक्ट के रूप में आपको समझाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो रेलेवेंट चीज़ें पढ़े जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में फैक्ट ही पूछे जा रहे हैं। अभी आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर देंगे तो आपको फैक्ट ही पूछे जाते हैं, है ना। उसके अंदर जाके बहुत डीप में कुछ नहीं पूछता है। तो बहुत डीप में आप तब जाइए जब आपको लगे कि नहीं यार हमको स्टेट पीसीएस या आईएएस की तैयारी करनी है, जब आपका मोटिव ही यही है कि हमें एसएससी और रेलवे की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी जिसकी कर रहे हैं उसके बिहाफ पे कंटेंट को तैयार करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें डीप में जाके पूरी कहानी पढ़नी है। अरे जब आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, उसके लिए आप कोई मैगज़ीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप उसके बारे में डीप में जानकारी मिल जाएगी, बुक्स बहुत सारे आते हैं, है ना। लेकिन जो आप पे एग्ज़ाम है उस पर भी तो ध्यान दो। मालूम चला खूब पढ़ लिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आया वहाँ से, ऐसा भी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स पे बहुत डिटेल्स में है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी लोग, लेकिन कहानी ये है कि जब बच्चा वहाँ पढ़ भी लेता है ना तो उसको ये आता है कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया। क्यों पूछेगा एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन? क्वेश्चन तो एग्जामिनर देख रहा है ना कहाँ से पूछना है। तो आप इस चीज़ पे फोकस किया करिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम से रिलेवेंट क्या चीज़ें टू द पॉइंट आपको मिल रही हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपको फैक्ट के रूप में टू द पॉइंट पढ़ाया जाए, ठीक है। ये सफिशिएंट है। अगर आप देखोगे किसी भी चैनल पे जाओगे तो इस तरह के कंटेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि 10 जगह आप कुएं पानी मत निकालो, एक जगह निकाल लो, सफिशिएंट है। डेली नोट्स बनाइए, सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प के 1 मई बोर्ड ने 1 मई से प्रभावी कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ किसको बनाया है? निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। अब ये सब जो चीज़ें हैं आपके अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नियुक्ति में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब यूपीएससी के एग्जाम में नियुक्ति से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा ठीक है, वो तो अलग मुद्दा होता है। स्टेट पीसीएस में नियुक्ति से थोड़ी पूछेगा, है ना। एसएससी वगैरह में आता है, टॉपिक ही लिखा होता है, मेंशन लिखा होता है नियुक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पवन मुंजाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। हीरो मोटोकॉर्प नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। भारत में स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता है। सभी बच्चे जानते हैं, गाड़ी वगैरह सबके घर में भी होगा। ब्रिजमोहन लाल मुंजल क्या है? इसके फाउंडर रहे थे। इसका फाउंडर कब हुआ था? 19 जनवरी 1984 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इस बात को ध्यान रखिए। कंपनी ने 1985 में मोटरसाइकिल का निर्माण शुरू किया और तब से भारत और दुनिया भर में 2 पहिया निर्माता एक्सपोर्ट का एक नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। मतलब बहुत है, देश विदेश में भी इनकी गाड़ियां बहुत चलती हैं। नेक्स्ट आते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक अब चालू हो गया है। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक नाउ ओपन। अब ये है क्या क्वांटम कंप्यूटिंग? इससे क्या बेसिकली होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे कंप्यूटर को तेज स्पीड काम करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी तेज डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब इसका संचालन भारत में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच में चालू कर दिया गया है। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? जो भी हम डेटा पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसके जो प्रोसेस होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, वो काफ़ी फास्ट कर देता है। उनकी स्पीड क्या है? अच्छा बना देता है कंप्यूटिंग, ध्यान रखिएगा। तो उसी के लिए इसको संचालन स्टार्ट कर दिया गया है। न्यूज़ 18 हिंदी जो आता है उसमें भी इस न्यूज़ को कवर किया गया है कि देश में क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू हो गया है। हैक करने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए, है ना।
तो ये तो इम्पॉसिबल है क्या करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट, हमने आपको करंट अफेयर 2 अप्रैल की कराई है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है, कम समय में ज़्यादा हमने कोशिश किया देने की। अब जो हमने आपको पढ़ाया है उसी पे बेस्ड हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हाउ मच लोन डिड द वर्ल्ड बैंक गिव टू कर्नाटका फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, हमने कहा वैल्यू एग्जामिनर पूछता है कितना है, 363 मिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक ने दिया है कर्नाटका किसको, सरकार को, किसके लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। अब यहां पे कहता है व्हेन विल द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नेपाली नॉवेल फुलोंग रिटन बाई लेखनाथ छेत्री। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया किसके द्वारा ये लिखा गया है, लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा ये कब रिलीज्ड होगा, लेखनाथ छेत्री द्वारा लिखित नेपाली उपन्यास फुलंगे का अंग्रेजी अनुवाद कब जारी किया जाएगा। तो कब जारी किया जाएगा हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 21 अप्रैल को या 17 अप्रैल को। तो ये किया जाएगा 17 अप्रैल को। कब किया जाएगा, 17 अप्रैल को क्या किया जाएगा, इसको जारी किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें 17 अप्रैल था। एक बार हम न्यूज़ में देख लेते हैं, शायद हम कंफ्यूज तो नहीं है ना। 17 अप्रैल देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाल ही में किसे UAE के उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है, शेख मंसूर को किया गया है। ध्यान रखिएगा जो कि शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई हैं, शेख मंसूर है ना, इन्हीं को किया गया है। नेक्स्ट आइएगा, टाटा पावर ने CEO और MD के रूप में प्रवीण सिन्हा को नियुक्ति को कब तक की अवधि के लिए मंजूरी दी हुई है। अभी जस्ट हमने आप लोगों को पढ़ाया है 30 अप्रैल 2027 तक की इन्होंने क्या किया है, मंजूरी दे दिया है। अब आप देखो कहाँ पे हमने पढ़ाया है, आपको दिख जाएगा। अगर मैंने कहीं मिस्टेक किया है तो वो भी आपको दिख जाएगा। अब देखो UAE के बाद हमने आपको पढ़ाया टाटा पावर ने 30 अप्रैल, आपको दिखा यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया ना, 30 अप्रैल 2027 तक की इन्होंने मंजूरी दे दी है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे MCQs के क्वेश्चंस करा रहे हैं वो जो भी हमने आपको अभी जस्ट समझाया है उसी के बेस से ये पूरे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, है ना। तो ये 30 अप्रैल 2027 हो गया। नेक्स्ट आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी जस्ट हमने आप लोग को पढ़ाया है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो वो है रणवीर सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, रणवीर सिंह को बनाया गया है। एलन मस्क ने निम्नलिखित में से किसे पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल किया है ट्विटर पे। तो ये कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, एक बराक ओबामा भी है, एक जस्टिन बीबर भी है। अब हमने आपको बताया जस्टिन बीबर का भी नाम, अब बराक ओबामा का, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने ये कहा था किसको पीछे किया इन्होंने, बराक ओबामा को। क्यों, क्योंकि ये 2022 से कंटिन्यूअसली टॉप पे थे, है ना, फॉलोअर्स में। लेकिन इनके फॉलोअर्स लगभग 2.5 लाख क्या हो गए, डाउन हो गए। सेम जस्टिन बीबर के भी फॉलोअर क्या किए, लॉस्ट हो गए। कितने, लगभग 1.1 लाख हम मान सकते हैं, 1,16,000 कुछ समथिंग थे, तो 1 लाख मान सकते हैं। तो इतने फॉलोअर इनके डाउन हुए हैं। लेकिन इन्होंने किसको पीछे किया है, तो बराक ओबामा को पीछे करते हुए आगे बढ़ गए हैं। ध्यान रखिएगा। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है, तो अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा गया है। वेदांता ग्रुप के कौन है, चेयरमैन है। कौन है ये, तो ध्यान रखिएगा, वेदांता ग्रुप के कौन है ये, चेयरमैन है ना, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। हाल ही में किस दोपहिया वाहन कंपनी ने निरंजन गुप्ता को क्या बनाया है, CEO नियुक्त किया है। तो किसने किया है, हीरो मोटोकॉर्प ने किया है। किसने किया है, हीरो मोटोकॉर्प ने इनको CEO के पद पे नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा। अश्वनी वैष्णव ने क्वांटम संचार लिंक, ठीक है, एनक्रिप्शन को तोड़ने वाले व्यक्ति को कितने की इनामी राशि देने की घोषणा करी है। तो 10 लाख रुपए इन्होंने घोषणा किया कि तोड़ के दिखाओ, मान लें। काफ़ी सिक्योर होता है ये। नेक्स्ट, आज 2 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल की कुछ आपके लिए सामने
डे के लिए है कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, मतलब कि जो आपका ब्लाइंडनेस होता है उसके निवारण के लिए सप्ताह मनाया जा रहा है, वीक मनाया जा रहा है। वो कब से है? उन्हें रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, इन सब अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 से लेकर 7 अप्रैल तक क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 अप्रैल का। आज 2 अप्रैल की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हमने आपके सामने थ्योरी कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं थ्योरी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। उस पे बेस्ड जो अभ्यास प्रश्न थे वो भी मैंने आपको कराया है। आपको इसके नोट्स जरूर से बनाने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कल सोमवार है, मंडे है, इवनिंग में 6 बजे हमारी कोर्स की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है स्टैटिक जीके की। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, इस स्टैटिक जीके की कोर्स में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, 90+ टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। इसके 90+ टॉपिक क्या क्या हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे जाएंगे आपको वीडियोस मिल जाएगा, मैंने बता रखा है। तो 3 अप्रैल को आपको शाम को 6 बजे जरूर से आना है सभी बच्चों को, ध्यान रखिएगा। और अभी भी जिन बच्चों ने अभी ये परचेज नहीं किया है, आपको लग रहा है कि सर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नहीं है, यकीन मानो नहीं है। आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसके बदले आपको बहुत कुछ मिलेगा और अच्छी चीज़ मिलेंगी, ये तो मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन ये शुरू के केवल और केवल 500 स्टूडेंट के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही 500 स्टूडेंट बदलेंगे ये ऊपर चला जाएगा 1499 में। तो बेहतर है कि सभी बच्चे अभी पे ले लें, और आई डोंट नो कि आगे कुछ अगर प्रोग्राम आपके लिए अच्छा होता है तो कम हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को धन्यवाद। अच्छा, ये क्लासेस चलेंगे कहाँ? तो दीपक सर है ना, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, जो आपकी लर्निंग ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर आप सर्च मारेंगे तो प्ले स्टोर पे आपको दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे जाएंगे तो ये पूरी कोर्सेस आपको इसी इंटरफेस में दिखाई देगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो इसी के संग थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। उम्मीद करते हैं सेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर सेशन अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अपने कमेंट्स जरूर से कमेंट में करिए। अगर कोई डाउट्स हो या सेशन को लेके कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर से कमेंट में अपने कमेंट्स को ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट डे हम आपको जरूर से कमेंट के थ्रू पिकआउट करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।